नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो ऐलान जंग। ऐलान जंग, जहां पर हम आपको हर वो खबर दिखाते हैं जिसका सीधा राजनीति से वास्ता होता है, ताकि एक एक खबर विस्तार से हम आप तक पहुंचा सके, आपको समझा सकें। और देखिए, सबकी निगाहें अब झारखंड की तरफ इस लिहाज से हैं क्योंकि पूरा एक्शन वहां पर नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है, साहब, बीवी और सरकार। कमोबेश इसी तरीके के हालात इस वक्त झारखंड में नजर आ रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में सत्ताधारी गठबंधन के विधायक दल की बैठक हो रही है और चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर कुर्सी छोड़ते हैं तो फिर क्या पत्नी कल्पना को सीएम बनाएंगे। मीटिंग शुरू होने से पहले जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों ने इसके संकेत भी दिए। तो आज की कवर स्टोरी यही है, साहब, बीवी और सरकार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हलचल तेज है। विधायकों की मीटिंग हो रही है और चर्चा इस बात की है कि हेमंत पत्नी कल्पना को सीएम बना सकते हैं। जेएमएम के विधायक वैद्यनाथ राम तो कह रहे हैं कि जब बिहार में राबड़ी चला सकती है सरकार, तो कल्पना क्यों नहीं। जब राबड़ी देवी शासन चला सकती है तो कल्पना सोरेन क्यों नहीं? हाँ, वो तो पढ़े लिखे है। एलएलबी भी जो है ठप्पा मार, हाँ, लालू जी की पत्नी ने जब चला लिया सत्ता और पूरे समय तक चलाया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनको अगर मौका मिला तो चलाने में कोई दिक्कत है। कैपेबल हैं, मतलब समर्थ हैं, सक्षम हैं। निश्चित रूप से खासकर कहा जाता है ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता था। झारखंड की सरकार में कांग्रेस सहयोगी है और कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी भी कैमरे पर आकर कल्पना के नाम की मुहर लगा रही हैं। कल्पना सोरेन विल बी द सीएम ऑफ झारखंड, नेक्स्ट सीएम। इरफान अंसारी ने कहा दिया, वो सीता है, माँ सीता। अगर ऑप्शन मिलेगा तो सबसे पहले प्रस्तावक इरफान अंसारी बनेगा। इससे पहले दिन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि रांची के जमीन घोटाले में अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो फिर पत्नी कल्पना को सीएम बना सकते हैं। गांडेय सीट से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जिस मामले में हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है, उसका खुलासा पिछले साल हुआ था। रांची में 4 एकड़ सेना के इस्तेमाल की जमीन का मामला है। आरोप है कि गलत तरीके से जमीन की खरीद बिक्री की गई। इस मामले में अब तक 13 अफसर और कर्मचारी गिरफ्तार हैं। एक अफसर के घर से दस्तावेज मिले जिसका कनेक्शन सीएम से। ईडी इसी सिलसिले में सीएम से पूछताछ करना चाहती है। 7 नोटिस दिए गए लेकिन सीएम पेश नहीं हुए। अब उनकी गिरफ्तारी की आशंका है। सीधे मैं आपको रांची लिए चलता हूं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और निधि जुड़ी हुई हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त वहां क्या चल रहा है। अभिषेक, सबसे पहले आप बताइए, विधायक दल की बैठक से क्या खबर आ रही है अंदर खाने से? देखिए, बैठक इस समय चल रही है। एग्जैक्टली हम जो सीएम आवास है वहीं पर खड़े हुए हैं। ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, इससे विधायक अंदर गए हैं। तकरीबन 40 विधायक भीतर हैं। और सबसे अहम बात ये है कि गठबंधन दल के जो अलग अलग घटक हैं उनके विधायक अंदर मौजूद हैं। तो एक जो बड़ी उलझन थी कि गठबंधन दल के सभी विधायक पहुँचेंगे कि नहीं, वो लगभग दूर हो गई है। कुछ नहीं आए हैं, जैसे कि दीपिका पांडे नहीं आई हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह नहीं आई हैं, कांग्रेस के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, लेकिन उनके अपने वैलिड रीजन बताए जा रहे हैं। जेएमएम से एक लेब्राम नहीं आए हैं, उनकी अपनी नाराजगी है, लेकिन मैक्सिमम विधायक आ गए हैं। तो हमारी जो जानकारी है वो ये कहती है कि एक पेज पर लेने की कोशिश की जा रही है। जो हम शुरू से कह रहे हैं कि एक प्लान बी, तो प्लान बी यहां तब लागू होगा। देखिए, यहां गठबंधन की सरकार है, जेएमएम सबसे लीडिंग पार्टनर है, लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं है उसकी, इसीलिए उसको सबको एक पेज पर लेना होगा। तो ये उसी एक पेज पर लेने की कवायद है। हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि इस मीटिंग में ये कोई ऐलान नहीं होने जा रहा है कि कल्पना बन जाएंगी, वो इस्तीफा दे देंगे। ये उसकी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसमें एक पेज पर लेने की कवायद की जाएगी। इसके बाद ईडी की चूंकि अभी जांच पड़ताल चल रही है, अगले एक्शन को देखा जाएगा किसी भी रिएक्शन से पहले। अखिलेश, निधि के पास भी चल लेते हैं। निधि, सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या यह माना जाए कि कल्पना के नाम पर मुहर लगना तय है, क्योंकि जिस तरीके के बयान विधायकों के आ रहे हैं। कांग्रेस के एक विधायक ने तो कह दिया मां सीता। जेएमएम के विधायक को आप सुन रहे थे, उनका यह कहना था कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, राबड़ी जब सीएम बन सकती हैं तो कल्पना क्यों नहीं।
तो लगभग स्थिति साफ है कि अगर हेमंत सोरेन नहीं तो कल्पना, कोई और तीसरा नाम है नहीं। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चर्चा तब शुरू हुई जब गांडेय के विधायक सरफराज इस्तीफा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ध्यान में रखते हुए, पार्टी हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि कुल 42 विधायक हैं जो पहुंचे हैं, जिसमें जेएमएम से 25 विधायक हैं और इसके अलावा बाकी आरजेडी और एक आरजेडी से इकलौते विधायक हैं और इसके अलावा कांग्रेस है। देखिए, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री अगली बनाई जाती हैं या नहीं बनाई जाती हैं, ये चर्चा तो बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कि सबसे पहली बात जो अभिषेक बता रहे कि एक पेज पर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये मीटिंग अचानक बुलाई गई है। आप देखिए कि 6 समन और 7वां समन जब ईडी का आता है हेमंत सोरेन को, और उसके बाद अचानक से ये मीटिंग के लिए कॉल जाता है सभी विधायकों, क्योंकि आप लोग यहाँ पर पहुँचे मुख्यमंत्री आवास पर 4:30 बजे, और फिर सभी जो जहाँ होते हैं वहाँ से पहुँचते हैं। और इसके बाद अभी चूंकि इस बैठक को शुरू होनी थी, थोड़ी देर से शुरू हुई बैठक, तमाम जो विधायक थे वो यहाँ पर पहुंचे और ये एक स्पष्ट राय क्या सभी विधायकों के मिलकर के, क्योंकि सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन, तो ऐसे में सबकी राय यहाँ पर बनना जो है वो जरूरी है। और यही वजह है कि सभी पार्टी के दलों को यहाँ पर कुल मिलाकर झारखंड में जो स्थिति नजर आ रही है, अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है तो ये माना जा रहा है कि अगला सीएम कल्पना ही बनने जा रही है। तमाम स्थितियां, तमाम जो जानकारियां आ रही हैं इसी तरफ इशारा कर रही हैं। सोरेन पर दरअसल रेड सिग्नल है। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ईडी की कार्रवाई हो रही है, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इस तरह की आशंका बार बार जाहिर की जा रही है। एक तरफ रांची में पत्नी को सीएम बनाने की रणनीति पर चर्चा हो रही है, तो दूसरी ओर ईडी ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। देश के 3 राज्यों के 6 शहरों में आज ईडी की टीम ने छापेमारी की और जहां जहां छापेमारी हुई सबका रिश्ता सीएम हेमंत सोरेन से है। ये है रांची में साहिबगंज के आर्किटेक्ट विनोद सिंह का घर। यहाँ ईडी की टीम प्रिंटर मशीन लेकर पहुंची। खबर तो ये भी है कि विनोद सिंह के घर ईडी की टीम को मनी लॉन्ड्रिंग की अहम ट्रेल मिली है। ईडी की टीम यहाँ पर आई और प्रिंटर लेकर के गई है। कुछ अहम दस्तावेज, इस बात की संभावना है कि वो निकाले जाएंगे जो ईडी के पास जानकारी है, और कुछ जरूरी जो तार हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। विनोद सिंह तो बस एक किरदार है, बल्कि झारखंड खनन घोटाले में ईडी की आज की छापेमारी ने रांची से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। झारखंड खनन घोटाले में ईडी की कार्रवाई सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं, बल्कि सबूतों की तलाश में ईडी की टीम 3 राज्यों के अलग अलग कई शहरों में पहुंची। ईडी ने झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर छापे मारे। यदि ये संस्थाएं बायस्ड होकर राजनीतिक कारणों से जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की यदि योजनाओं में शामिल होंगी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जनता की अदालत में जाना होगा। तो इसके खिलाफ में हम आवाज़ भी उठाएंगे, आवाम को भी जगाएंगे और हर जुल्म सितम को सहकर भी इस झारखंड को भी बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संवैधानिक मूल्यों को बचाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री के शागिर्दों के आज ईडी के छापे पड़े, जिन लोगों ने झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम किया और झारखंड को लगातार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पहुंचाने वाले अब जेल जाएंगे, उनके चेहरे बेनकाब होंगे। आपके लिए जानना समझना जरूरी है कि ईडी की जांच की आंच कहां-कहां, किस-किस तक पहुंची। झारखंड की राजधानी रांची में सीएम के सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू, रांची और साहिबगंज में आर्किटेक्ट विनोद कुमार, साहिबगंज में डीसी रामनिवास यादव और पत्थर व्यापारी खुडानिया ब्रदर्स के ठिकानों पर छापेमारी हुई। हजारीबाग में साहिबगंज की डीएसपी राजेंद्र दुबे, देवघर में पूर्व एमएलए राजकिशोर यादव के ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अभय सरावगी और राजस्थान के जयपुर में साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के घर ईडी ने छापे मारे। हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर अभिषेक प्रसाद पिंटू के घर तो लॉकर तोड़ने के लिए ईडी को मिस्त्री तक बुलाना पड़ा। हेमंत सोरेन लगातार एजेंसियों के निशाने पर हैं, उन पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। ऊपर से ईडी की नई छापेमारी हेमंत सोरेन पर और भी ज्यादा भारी पड़ सकती है। सवाल नीतीश कुमार को लेकर भी है
जो उनका संयोजक बनने का सपना है इंडिया गठबंधन में, क्या वो कभी पूरा हो पाएगा? जो हलचल देखने को मिल रही है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, कई बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। नीतीश कुमार क्या कभी विपक्षी गठबंधन के संयोजक बन पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं का ये सपना आज फिर से टूटा। कल तक चर्चा थी कि आज गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग होगी और नीतीश के नाम पर फैसला हो जाएगा, लेकिन ना मीटिंग हुई ना फैसला हुआ। तो सवाल यह कि क्या नीतीश के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है? ऐसी बात होती है या ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार जी, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। पहले लेना चाहिए था ना, पहले लेते तो कुछ खेल और होता। नीतीश जी इंडिया गठबंधन के संस्थापक, उन्हीं के प्रयासों से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया है। पटना से लेकर दिल्ली तक के जेडीयू नेता कल नीतीश कुमार को सबसे योग्य बता रहे थे। विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनाए जाने का सपना देख रहे थे, लेकिन दिन बदला और सपना चूर चूर हो गया। 3 जनवरी को विपक्षी गठबंधन के नेता ऑनलाइन मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, लेकिन न मीटिंग हुई और न ही नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया। सब लोगों से बात हुई है, वो लोग डेट जो है सब लोग से बात करके वो तय करेंगे। बात होना है कि कुछ मीटिंग वगैरह किया जाए, और मीटिंग कब होगा, कैसे होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। अभी अगली बैठक की तारीख फिलहाल तय नहीं। हालांकि सबके बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अखिलेश यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत कुछ और नेताओं ने भी नीतीश के नाम पर हामी भर दी है। हालांकि इनमें से किसी भी नेता का अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसीलिए माना जा सकता है कि नीतीश और जेडीयू के कार्यकर्ताओं का इंतजार और बढ़ गया है। वैसे भी नीतीश कुमार का इंतजार लंबा हो चुका है। पिछले 7 महीने से नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनने का सपना देख रहे हैं और साथ बैठने वाले गठबंधन के साथी उन्हें सपना दिखाए जा रहे हैं, जबकि दूर बैठी बीजेपी मजे ले रही है। देश ने देखा था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। बैठक से बाहर गए थे क्योंकि कोई संयोजक का नाम तय कर रहा था, कोई कपोल कल्पित प्रधानमंत्री का नाम तय कर रहा था। तो ये तय करने वाले लोगों की मंशा ठीक नहीं है माननीय नीतीश जी के प्रति। माननीय नीतीश जी को समझना होगा, और जिन्हें बिहार की जनता ही ठुकरा रही है उनको देश कैसे स्वीकारेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की थी। पिछले साल मई महीने में नीतीश ने देश भर का दौरा किया और विपक्षी नेताओं से मिलकर गठबंधन बनाने की शुरुआत की, लेकिन नीतीश की इस पहल का अब तक कोई फल उन्हें नहीं मिला। उल्टे 19 दिसंबर की मीटिंग में ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही नाराज होकर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को पद से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने नीतीश को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का सपना दिखाया था। जेडीयू का हर छोटा बड़ा नेता आज भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहा है, लेकिन गठबंधन के बाकी दल सुगबुगा नहीं रहे। और तो और नीतीश के संयोजक बनाए जाने वाली मीटिंग की खबर जब कल सामने आई तो कांग्रेस के नेता मीम अफजल इस खबर को मीडिया क्रिएशन बताने लगे। ऐसी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं और हमारा मीडिया कुछ तो करेगा ही ना, तो मीडिया को भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए एक काम ये भी है कि कोई ना कोई इशू को गर्म किया जाए, उस पर बात की जाए। मुझे तो कम से कम ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। आपको लगता है कि ये जो खबरें चल रही है नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की इंडिया गठबंधन, ये मीडिया क्रिएशन है? देखिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अभी तक तो ऐसा कोई अंदर से कोई खबर नहीं आई, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश के नाम पर विपक्षी गठबंधन में एकता नहीं बन पा रही? क्या कांग्रेस नेतृत्व नीतीश के नाम पर सहमत नहीं है? क्या नीतीश का पत्ता काटने के लिए ही ममता ने खड़गे का नाम आगे किया? क्या केजरीवाल की भी नीतीश के नाम पर सहमति नहीं है? ये वो कुछ सवाल हैं जिसकी चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हो रही है।
फिलहाल एक तरफ नीतीश के नाम का सस्पेंस फिर से बढ़ गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि नीतीश ने गठबंधन के लिए इतनी मेहनत की, तो फिर उनके नाम पर आखिर दिक्कत क्यों है? इसकी एक प्रमुख वजह माना जा रहा है नीतीश कुमार की छवि को। राजनीति में नीतीश कुमार की छवि एक अविश्वासी नेता की बन चुकी है। वो कब पलट जाएंगे किसी को नहीं पता। नीतीश कुमार को कब कौन सी बात बुरी लग जाएगी कोई नहीं जानता। और पिछले कुछ दिनों से तो नीतीश कुमार के लिए एक कानाफूसी भी चल रही है कि वो कभी भी एनडीए का भी दामन थाम सकते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो विपक्षी दल है वो नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं जता पा रहे। अगर केजरीवाल का है इनकार तो ईडी का आखिर क्या है नेक्स्ट प्लान, इसकी हम बात करने वाले हैं। जिस तरीके से बार बार केजरीवाल को समन भेज रही है ईडी, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं ईडी के सामने। शराब घोटाले की जांच के लिए आज ईडी ने फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, लेकिन केजरीवाल एक बार फिर से ईडी के सामने पेश नहीं हुए और वजह बताया कि ईडी का नोटिस ही गैर कानूनी है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक केजरीवाल पर अब हमलावर है। मुख्यमंत्री को क्यों बुलाया जा रहा है ईडी बताना नहीं चाहती। वो गवाह हैं, नहीं बता रहे। वो अभियुक्त हैं, नहीं बता रहे। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी, लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं ईडी जवाब दे रही है? ईडी की जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने आते हैं। भाजपा के नेताओं की बेचैनी इस बात को दिखा रही है कि ये नोटिस भाजपा के नेता बार बार दिलवा रहे हैं। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं और हमने बार बार ईडी से पूछा, कहा कि भाई हम कानून का पालन कर रहे हैं और आप भी करिए। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता सुबह से ही मीडिया के सामने आ रहे हैं और बीजेपी से लेकर जांच एजेंसी ईडी तक पर निशाना साध रहे हैं। असल में आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल को फिर से बुलाया था, लेकिन केजरीवाल घर में तो मौजूद रहे पर सवालों का सामना करने ईडी के पास नहीं पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जो जवाब भेजा है उसमें लिखा है कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि आपने मेरे द्वारा उठाई गई आपत्ति का जवाब नहीं दिया और पहले के समन से मिलता जुलता समन फिर से भेज दिया। मैं मानता हूं कि आपके पास इन समन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है। ईडी को लिखे अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो एक पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली में राज्यसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए इसमें वो व्यस्त हैं। दूसरी बात जो उन्होंने ईडी को लिखी है उसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें 26 जनवरी के कार्यक्रम में भी रहना है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लिखी है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि अगर ईडी उन्हें कोई सवाल भेजना चाहती है तो भेज सकती है, उसका जवाब वो जरूर देंगे। तीसरी बात, समन जारी होने के बावजूद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा। जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। बीजेपी तो केजरीवाल को घेर ही रही है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक के कांग्रेस नेता केजरीवाल पर बरस रहे हैं। अगर वो इनोसेंट है तो अपने आप वो बात साबित हो जाएगी। तो खुद अपने कथन पर जिन चीजों पर इन्होंने नेतागिरी की और आज बड़े नेता बने हैं, जिन चीजों को लेकर उन्होंने जनता के बीच में विश्वास अपना कायम किया, ये अपनी बातों पर तो कायम रहे। मुझे तो लगता है कि ये अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बनते जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों भाग रहे हो? टाइम चाहिए, नेशनल है, ये सब धार धार चल रहा है दम तो जवाब दे।
जिस शराब घोटाले के मामले में ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, उसमें सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं।